नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे एनर्जी के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शायद नया टॉपिक भी है, तो देखते हैं। एनर्जी। तो एनर्जी एक तो हम डेली लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं एनर्जी। उसके पास उतना एनर्जी नहीं है एक काम करने के लिए, या फिर मेरे पास उतना एनर्जी नहीं बचा स्कूल जाने के लिए। तो एनर्जी का एक थोड़ा बहुत हमें एग्जांपल पता होता है कि है क्या चीज़, पर अभी एग्जैक्टली साइंटिफिक टर्म्स में देखते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी का मतलब है द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क हमने अब तक देख लिया कि क्या है वर्क। वर्क का मतलब कि कोई भी काम जिसमें मूवमेंट लगता हो, ठीक है, कोई भी काम जिसमें मूवमेंट लगता हो वो है वर्क। तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि वो वर्क करने के लिए कुछ तो चाहिए, हमें कुछ तो चाहिए, वो कुछ है एनर्जी। एनर्जी चाहिए हमें वर्क करने के लिए। अगर एनर्जी नहीं है वर्क करने के लिए तो फिर वर्क नहीं होगा। ओके, वर्क विल बी ज़ीरो। तो एक हमें थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता हो गया कि एनर्जी क्या होता है। अब देखते हैं कि एनर्जी जो है इसके मतलब बहुत सारे रूप बोल सकते हो, जैसे कि हीट एक एनर्जी है, साउंड एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है। बहुत प्रकार के एनर्जी होते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के एनर्जी होते हैं। इसमें से हम मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में भी दो चीज़, एक्चुअली सिर्फ दो ही चीज़ होते हैं, पर फिर भी सुन लो। एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यही दो एनर्जी हम देखेंगे क्लास 9 में। तो अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनर्जी में, जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है। एनर्जी का यूनिट्स भी जूल्स ही है, ठीक है। एनर्जी का यूनिट्स भी जूल्स है। देखो, वर्क का एनर्जी जूल्स है, एनर्जी का भी यूनिट जूल्स है। तो क्यों, मैं बताता हूँ जूल्स ही क्यों चुना गया है एनर्जी का यूनिट के लिए। अब वर्क करना है तो इतना एनर्जी चाहिए। अगर इतना एनर्जी है तो फिर इतना वर्क होगा। अगर इतना एनर्जी है तो क्या सिर्फ इतना वर्क होगा? नहीं, इतना ही वर्क होगा। अगर इतना एनर्जी है मेरे पास, इतना एनर्जी, तो क्या हम इतने एनर्जी से इतना सारा वर्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, इतना ही वर्क होगा उससे। तो जैसे कि जितना एनर्जी उतना ही वर्क। तो इसलिए जब भी हम देखते हैं कि ये तो एकदम बराबर फिट हो रहा है, इसलिए हमने उसे जूल्स ही लिख दिया कि चलो इतना ही जूल्स काम कर रहा है तो इतना जूल्स एनर्जी लगेगा। 10 जूल काम कर रहा है, 10 जूल एनर्जी लगेगा। 20 जूल वर्क हो रहा है, 20 जूल एनर्जी लगेगा। ऐसे हमने उसे असाइन कर दिया, ठीक है। तो पता चल गया कि यूनिट्स जो है वो जूल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट्स जूल्स। ओके, जूल्स ऐसे जे लिखा जाता है। ओके, तो अभी एक चीज़ देखो, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि वो चीज़ जो मूव कर रहा है उसमें कितना एनर्जी भरा पड़ा है, ठीक है। जैसे कि एक एथलीट, एक रनर दौड़ रहा है तो उसमें अच्छे खासा एनर्जी है, ठीक है। मतलब जितना भी एनर्जी हो है एनर्जी, कि अभी एनर्जी ना हो तो वो भाग नहीं पाएगा ना, वो भाग नहीं पाएगा। अब सोचो भागते भागते थक चुका है, मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी कम हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी कम हो चुका है, भागते भागते बहुत सारा एनर्जी खर्च हो चुका है। तो अभी वो क्या उतना तेज़ भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। वो अभी धीरे धीरे चलने लगेगा, ठीक है। उसका स्पीड जो है वो कम होते जाएगा और वो चलने लगेगा, भागेगा नहीं, चलेगा। अब सोचो चलते चलते भी वो थक चुका है, ठीक है, चलते 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 और कितना चलेगा, है कि नहीं, थक चुका है। तो अब क्या करेगा, वो एक जगह पे रुक जाएगा, एक जगह पे रुक जाएगा और बैठ जाएगा, ठीक है। तो पहले बहुत हाई स्पीड से भाग रहा था, मतलब उसका मूवमेंट हाई था, उसका जो क्या बताया वेलोसिटी हाई था।
फिर वेलोसिटी भागते भागते चलने लगा तो वेलोसिटी कम हो गया, और अब तो वेलोसिटी ज़ीरो हो चुका है, मतलब एनर्जी ऑलमोस्ट, एनर्जी अभी मान लो कि फिनिश ज़ीरो हो चुका है, इसलिए वो और चल नहीं पा रहा, रुक चुका है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिससे कुछ चीज़ मूव हो सकता है। जो चीज़ मूव हो रहा है उसमें जितना एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी मानते हैं। ऑलराइट, तो अभी ठीक है, डेफिनेशन तो हमें पता चल गया। चाहे तो मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन एक वन लाइन का लिख देता हूँ। द कैपेसिटी of a body to do work. The capacity of a body to do work is called energy. Is called its energy. Okay, मतलब उसका ही एनर्जी यूज हो रहा है ना, is called its energy. Okay, ये था एनर्जी का डेफिनेशन। अभी काइनेटिक एनर्जी का एक डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, ये सब ऑनलाइन डेफिनेशन है ना, अच्छे से याद कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ऐसे पूछते हैं कि एनर्जी क्या है, बताओ वन लाइन के लिए एनर्जी क्या है। थोड़ी ना उसके लिए पूरा एक पैराग्राफ या वैसे जितना मैं एक्सप्लेन किया वो इंग्लिश में लिखने लगोगे, नहीं, ऐसे एक लाइन में ही लिखना पड़ेगा अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो। और अगर 2-3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है कि एनर्जी क्या है, तो फिर एनर्जी तो इस 1 लाइन को लिखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी का भी जो डेफिनेशन है वो भी लिखना पड़ेगा, साथ साथ बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का अब मीनिंग तो समझ गए। काइनेटिक एनर्जी देखो स्पेलिंग ऐसा होता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्पेलिंग देख लो अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी। और हाँ, इसे K.E भी कहते हैं, K.E, सिर्फ इसे K.E कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को P.E कहते हैं। नहीं तो अभी इसको E मत लिख देना सिर्फ, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, K.E लिख सकते हैं इसको। तो देखो अभी इसका डेफिनेशन, 1 लाइन डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। K.E फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है, फुल फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखना। तो जैसे मैंने समझाया वैसे ही एक स्टेटमेंट में लिखा है इन्होंने। ओके, अब देखो, अब हम काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ अच्छे से देख लेना, डेरिवेशन क्या है वो अच्छे से देख लो, फिर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट। तो पहले ये लिखना है, फिर लिखना है गिवन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इज m। फिर नीचे नीचे लिखते जाओ, इट्स वेलोसिटी v। फिर वेलोसिटी चाहिए एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन a। ठीक है, जितने सारे, अब देखो इतना हो गया, चाहे तो कुछ लाइंस छोड़ दो, अभी कुछ लाइंस छोड़ दो। अब हम आगे आगे देखते जाएंगे कि क्या क्या लेटर्स यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, जो जो लेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे। नहीं तो पहले ही अगर कुछ सोचो लेटर भूल गए और लाइन नहीं छोड़ा तो फिर यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, है कि नहीं। ऐसे 3 चीज़ तो हमें याद ही रहता है, मास तो रहेगा, वेलोसिटी भी रहेगा और एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो वो तीनों यहाँ पे लिख दो, फिर जगह छोड़ दो यहाँ पर। ओके, प्रूफ। प्रूफ क्या है कि देखो अभी, नाउ वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर, ऑल्सो ऐसे नहीं, देयरफॉर नहीं, ऑल्सो
ऑल्सो लिखो, ऑल्सो क्या लिखना है, F इज इक्वल्स टू एम ए, F इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, ये हमें पता है, कैसे पता है, फ्रॉम, ऐसे लिख दो, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, F इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, ऑल्सो लिख सकते हो या एंड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो लॉ था, ये इक्वेशन है। ठीक है, पहले के वीडियो चाहे तो एक बार देख लो, तो फुल क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशंस और लॉज क्या क्या है। न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डन, ये भी हो गया। देयरफॉर S इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, डन। क्योंकि बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हम मान के ही चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, मतलब पहले से ही कुछ चल रहा है पहले से ही, तो फिर जहाँ से हमने कैलकुलेट करना शुरू किए वहाँ से उसका एनर्जी काउंट होगा, नहीं तो उसका पहले का जितना एनर्जी होगा हम काउंट कैसे करेंगे, नहीं काउंट कर पाएंगे ना। इसलिए हम मान लेते हैं कि 0 से ही स्टार्ट हुआ है, जो वेलोसिटी हो पहले रुका था फिर शुरू हुआ, तो 0 इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये हो गया। नाउ वी नो, देखो डिस्प्लेसमेंट मिला है और फोर्स भी मिला है। ओके, ये चाहे तो यहाँ पर ऐसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे मार्क कर दो। इसके बाद अभी लिखते हैं देयरफॉर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स के जगह हमें एम ए लिखना है, एम ए मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के जगह लिखना है 80 स्क्वायर्ड, 80 स्क्वायर्ड नहीं बल्कि हाफ 80 स्क्वायर्ड। देखो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, मुझसे भी गलती हो गई। ओके, हाफ 80 स्क्वायर्ड, सो यहाँ पर भी हाफ 80 स्क्वायर्ड। ठीक है, हो गया। उसका मतलब क्या हुआ, हाफ हो गया, एम हो गया, ए 2 बार आ गया, टी 2 बार है, तो टी का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, है कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ वैसे। तो यहाँ पे चाहे तो सब्सटीट्यूटेड करके भी लिख दो, सब्सटीट्यूटेड, ऑलराइट। वर्क इज इक्वल्स टू हाफ एम 80 स्क्वायर। नाउ लिखो अभी, नाउ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये कौन सा है, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना, न्यूटन्स का कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सबसे, मेरे ख्याल से ये सबसे छोटा था, हाँ ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा, तो ये फर्स्ट है। फिर मैंने क्या दिखाया था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये बड़ा था, सबसे बड़ा या सबसे लंबा बोल सकते हो इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन। फिर थोड़ा छोटा हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो थोड़ा छोटा है। तो ऐसे करके याद रखना, पहले v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, फिर आता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ऐसे करके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड याद रखना। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, therefore v is equals to 0 plus at is equals to at, done। v is equal, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, why, because u is 0, पहले ही हमने बता दिया u is equals to 0, therefore at का होल स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर ही तो होगा, v स्क्वायर ही तो होगा। thus या therefore w
W इज इक्वल्स टू हाफ m a t स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर्ड। ओके, ऐसे करके हमें पता चल गया हाफ m a t स्क्वायर, a t स्क्वायर था पहले यहाँ पर जो हमने यहाँ पे देखा, उसके जगह पे हमने v स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, यहाँ पे लिख दो सब्सटीट्यूटेड, therefore work is equals to half mv स्क्वायर्ड। ओके, ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन बात ये कि ये वर्क है, ये वर्क है, तो इसके बाद भी एक यूनिट नहीं सॉरी, एक स्टेटमेंट हमें ऐड करना है। क्या स्टेटमेंट है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे हम, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ओके, हो गया। अब लिखो यहाँ पर देयरफॉर K डॉट E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर्ड, डन। ऐसे करके अंडरलाइन कर दो और नीचे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, ऐसे करके प्रेजेंट करना है। तो समझ गए ना कि कैसे एक के बाद एक हमने प्रोसेस फॉलो करते गए और के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्रूव कर दिया। याद रखना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 9, 10, 11, 12 ये 4 साल ये फार्मूला बहुत काम आएगा साइंस डिवीजन में। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लो। देखो पहले तो ये सर, अब हाँ एक चीज़ जो लिखना है वो बाकी के जो मतलब यूनिट्स है हमें जो मिला है वो लिखते जाना है। तो टी देखो हमें एस, पहली बात तो एस मिला है, डिस्प्लेसमेंट एस, फिर क्या मिला है हमें, टी भी मिला है बीच बीच में, टाइम ऐसे टी, ऐसे करके लिखते जाओ, इट्स एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, टी, ऐसे करके लिखते जाओ। और कुछ है क्या, और तो कुछ मुझे भी नहीं दिख रहा, खैर इतना ही है। तो ऐसा करके हमने पूरा डिफाइन किया, पहले गिवन लिख दिया, फिर वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस, फिर एफ का फॉर्मूला निकाला, एस का फॉर्मूला निकाला, ठीक है। एक एफ का जो एम है वो पता है हमें, और एक एस का जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यू टी ज़ीरो हो जाता है इन मोस्ट केसेस, यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इधर पे हमने यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिया, हाफ ए टी स्क्वायर, फिर ये दोनों जो हमें वैल्यूज़ मिले वो सब्सटीट्यूट कर दो, हाफ एम ए टी का होल स्क्वायर मिल गया हमें। अभी इस ए टी का होल स्क्वायर को हमें भगा देना है, ठीक है, इसे भगा देना है। कैसे भगाएंगे, एक इक्वेशन लेकर, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लेकर, u वापस ज़ीरो हो गया तो ए टी इज इक्वल्स टू वी हो गया, ए टी का होल स्क्वायर को वी स्क्वायर हो जाता है, बस सब्सटीट्यूट कर दो और वर्क को के ई से जोड़ दो, क्योंकि वर्क और के ई तो सेम होता है, जोड़ दिया, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, एक इसको याद करने में एटलीस्ट 2 बार ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो के ई हमें समझ में आ गया क्या चीज़ क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसे इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देखो पहले तो लिख देता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहली बात तो देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है। पोटेंशियल हमने कई बार सुना रहेगा कि ऐसे लोग बोलते हैं इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कुछ बड़ा बनने का, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है एक सिंगर बनने का, एक फुटबॉलर बनने का, ऐसे बोलते हैं लोग। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी कुछ भरा पड़ा है। फुटबॉलर बनने का पोटेंशियल है, मतलब उसके अंदर फुटबॉल का जो स्किल्स है बहुत भरा पड़ा है, जो बस निकलने के लिए रुका है। वो निकल जाएगा तो बहुत बड़ा फुटबॉलर बन जाएगा। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है एक सिंगर बनने का, मतलब
उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स भरे पड़े हैं ताकि वो निकल जाए, बस वो स्किल्स बाहर ऐसे निकल जाए तो बहुत बड़ा सिंगर बन जाएगा। ठीक वैसे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा एनर्जी भरा पड़ा है, वो एनर्जी बस निकल जाए तो वो मूव करने लगेगा। ठीक है, बहुत सारा एनर्जी भरा पड़ा है, बस थोड़ा उसको रिलीज़ करना है तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो मूव करने लगेगा। ओके, यही है पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग। अब चाहता है कि एग्जांपल दे देता हूँ, एक बॉल ले लेते हैं। देखो ये एक बॉल है, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं इसके अंदर क्या है। अब एक बॉल है, ये अगर ये सोचो मेरा हाथ जो है वो सरफेस है, मतलब ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पर अगर हमने बॉल को रख दिया, ऐसे बस रख दिया, तो क्या कुछ फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, वो मूव भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मैंने उसको इधर पकड़ कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल इस हाइट में पकड़ कर रखा है, ये किसी भी एक हाइट में मैंने पकड़ कर रखा है, लेकिन मुझे पता है कि जब तक ये मैंने पकड़ कर रखा है बस तब तक ही ये ऐसे टिका हुआ है। अगर मैंने इसको बस रिलीज़ कर दिया ऐसे करके, तो फिर इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी मूव करने की। मतलब अभी एनर्जी तो ऐसे ऐसे थोड़ी आता है, पहले से एनर्जी ज़रूर भरा पड़ा रहेगा इसके अंदर, नहीं तो ऐसे रिलीज़ करने पर वो उधर ही टिका रहता। अगर एनर्जी नहीं है इसमें तो फिर रिलीज़ करने के बाद तो भी वो उधर ही टिका रहता। लेकिन चूँकि रिलीज़ करने के बाद वो मूव कर रहा है, उसका मतलब हम ये पकड़ लेते हैं कि इसके अंदर पहले से एनर्जी भरा पड़ा है। किस लिए? उस हाइट के कारण। अगर वो ऐसे ही इधर ही मैंने ऐसे पकड़ कर रखा है लेकिन रिलीज़ कर दिया, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका अंदर उतना हाइट नहीं है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एक केस में, मतलब एक एग्जांपल में हमें पता चलता है कि हाइट पर डिपेंड करता है। ऐसे सब अलग अलग केसेस हैं, जैसे कि चलो ये तो हाइट का एक केस ले लिया, जैसे बॉल, वो हाइट का केस है। और एक एग्जांपल जैसे मैं दे सकता हूँ वो है कि स्प्रिंग का केस। स्प्रिंग क्या है, मैं चाहता ड्रॉ भी कर देता हूँ। देखो स्प्रिंग ऐसा है, ठीक है, ऐसा होता है स्प्रिंग। ये है मतलब नॉट प्रेस्ड स्प्रिंग बोल सकते हो, कि जैसे दबाया नहीं गया है। और दबाया गया स्प्रिंग ऐसे दिखेगा, है कि नहीं? कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो अगर ये दबाया नहीं गया है तो फिर कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे ही ये रहेगा, मतलब अनलोडेड रहेगा या ऐसे खुला रहेगा। लेकिन उसके अंदर मैंने उसके ऊपर एक्चुअली मैंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया है। ऑब्जेक्ट जैसे कि एक छोटा मार्बल, छोटा सा गोटी मैंने उसके ऊपर रख दिया इस तरह, और फिर प्रेस कर दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया उसके ऊपर और मैंने उसे प्रेस करके रखा है नीचे। तो मुझे पता है कि जब तक मैंने प्रेस करके रखा है इस मार्बल को कुछ नहीं होगा, इस मार्बल को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने उंगली थोड़ा सा क्या हटा लिया, जंप करेगा ये मार्बल, है कि नहीं? तो जो हमें पता है फिर इसके अंदर कुछ तो एनर्जी भरा पड़ा था, नहीं तो इतना फटक से उछालेगा नहीं इस चीज़ को। तो पहले से ही मूवमेंट नहीं कर रहा है पर एनर्जी भरा पड़ा है उसमें, इसलिए उसे कहता है पोटेंशियल एनर्जी, बस निकलने के लिए रुका है, इसे कहता है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बदल जाता है, मतलब अक्सर जो हाइट के केस में मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। मैं उसका अच्छे से एग्जांपल भी दे दूंगा बाद में, अभी के लिए बस याद रखना। जैसे कि ये बॉल है, ये बॉल अभी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि थोड़ा हाइट में पकड़ा है मैंने, रिलीज़ कर दिया ऐसे करके तो नीचे गिर गया। अभी नीचे गिरते वक्त तो उसका मूवमेंट हो रहा है, तो मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। और अब ये पूरा मतलब ऐसे पूरा जो एनर्जी है उसका काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है ताकि वो नीचे गिर पाए अच्छे से। अगर मैंने उसको यहाँ पे पकड़ा है तो ज़्यादा तेज़ गिरेगा, है कि नहीं? यहाँ से पकड़ा है और इतना तेज़ ही, मतलब इतना कम वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। लेकिन एकदम ऊपर पकड़ा है तो फिर
ज़्यादा तेज़ नीचे गिरेगा, उसका मतलब जितना ज़्यादा ऊपर उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए ऊपर का पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते फुल काइनेटिक एनर्जी में बदल जा रहा है, फुल्ली काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है, इसलिए उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदलते जाता है जैसे जैसे वो नीचे गिरता है। पहले वो फुल ज़ीरो वेलोसिटी में था, अब ये फुल वेलोसिटी में है। इतना हाइट में पकड़ा एक किसी बॉल को, तो जितने कम वेलोसिटी से नीचे टच डाउन होगा, बहुत हाई वेलोसिटी से नीचे फेंका तो ज़्यादा वेलोसिटी से यहाँ पे टच डाउन होगा। ठीक है, ज़्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा। तो ये मैंने मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और उसका बीच में मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी हम प्रॉपर्ली डिराइव कर देंगे। ठीक है, बाद में एक लेक्चर में वो डिराइव कर देंगे। पर अभी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो देखते हैं क्या है। तो फॉर्मूला है, ये ज़्यादा चांसेस नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी हमें डिराइव करने बोले, क्योंकि बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। पर हाँ, एक चीज़ है जो उसका डेफिनेशन क्या है, देखो P डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी का हम P डॉट ई लिख सकते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, जो कि वो एनर्जी जो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया गया है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट, मतलब उस स्टेट के कारण और पोजीशन के कारण। मतलब हाइट में रख दिया तो एक पोजीशन है ना, वो एक पोजीशन है जिसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी भरा है, इज़ कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो स्पेसिफिक स्टेट का मतलब क्या है, जैसे उस स्प्रिंग को मैंने अगर हाइट में रख दिया तो कुछ फ़ायदा का नहीं है उसके अंदर। ऐसे थोड़ी कि इधर जितना उसका एनर्जी है थोड़ा हाइट में गया तो उसका एनर्जी उतना कुछ बढ़ जाएगा, नहीं। स्प्रिंग को दबाने से उसका एनर्जी बढ़ता है, स्प्रिंग को उसका अगर दबाया तो फिर उसका एनर्जी बढ़ता है। लेकिन बॉल का केस वैसा नहीं है, बॉल को ज़्यादा दबा भी नहीं सकता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। पर उसका एनर्जी कैसे बढ़ता है, ऊपर जाने के बाद ऐसे फेंक दिया तो नीचे आते आते एनर्जी दिखता है कि ज़्यादा एनर्जी हो चुका है। तो अलग अलग स्टेट्स होते हैं, किसी को दबाने पर उसका एनर्जी बढ़ता है, किसी को ऊपर लाने पर एनर्जी बढ़ता है, ऐसा होता है। तो समझ में आ गया P का एक लाइन का डेफिनेशन। अब देखो इसका जो डेरिवेशन है बहुत छोटा है, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हमें पता ही है। तो फोर्स क्या है, अभी फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। अब देखो मास तो मास ही रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, अब देखो 9th में है ना, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम पढ़े तो फिर वो हाइट वाला केस ही हमें पकड़ना है। और भी केसेस होते हैं, जैसे मैंने स्प्रिंग का केस बताया, उसका बारे में हम 11-12 में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी के लिए बस हाइट के कारण क्या पोटेंशियल एनर्जी बनता है वही हम देखेंगे। तो मास ए, एक्सेलरेशन, देखो अभी ऊपर से नीचे फेंका, वो एक्सेलरेट तो करेगा ही। वो एक्सेलरेशन क्या है, वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। पहले मैंने बता चुका हूँ कि क्या एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ए के जगह हम क्या लिखेंगे, ए के जगह लिखेंगे mg, ठीक है, स्मॉल जी लिखता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए। और एस है, एस देखो डिस्प्लेसमेंट। और बॉल का ही केस देखते हैं, ये बड़ा सा बॉल है तो वो यहाँ से यहाँ तक ही गया, है कि नहीं, यहाँ से ये इतना तक ही वो डिस्प्लेस किया। इसके बाद तो ऐसा तो नहीं कि ऊपर से नीचे गिराया और नीचे खोदते हुए ज़मीन के अंदर चला गया, नहीं, वैसा नहीं है। ऊपर से बस इतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट था, जो उसका ग्राउंड है, मतलब ड्रॉपिंग पॉइंट टू ग्राउंड। तो ड्रॉपिंग पॉइंट टू ग्राउंड को अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन जनरली उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाइट। उसे क्या कहा जाता है, हाइट कहा जाता है। देखो कितने हाइट से गिराया, इतने हाइट से, मतलब कुछ फीट, 1 फीट का हाइट से मैंने उसे गिराया, 2 फीट का हाइट से गिराया। हम ये थोड़ी बोलते हैं 2 फीट के डिस्प्लेसमेंट से उसे गिराया, नहीं, हाइट बोलते हैं ना। तो इसलिए हाइट को हम स्मॉल h में लिख देते हैं, mgh। और हमें ये तो पता ही है कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज़ है ना, चाहे तो वो भी लिख देता हूँ, वर्क डन इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। के के केस में देख लिया हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी के केस में है mgh, ओके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये भी 9, 10, 11, 12 बहुत जगह काम आने वाला है, अच्छे से याद रखना ये फार्मूला। कैसा है पता चल गया, मास है तो रहेगा ही, और ग्रेविटी है जिसके कारण एक्सेलरेट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने हाइट ले लिया, बस और कुछ नहीं। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी तो मतलब उसका फार्मूला तो पता चल गया, उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चाहे तो काइनेटिक एनर्जी के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। द क्वेश्चन है, अ स्टोन हैविंग अ मास of 250 gram is falling from a height. How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meter per second? तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, how much kinetic energy does it have, तो पता ही चल गया कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। और फार्मूला यूज़ करने से पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है या क्या लिखना पड़ता है, करेक्ट गिवन लिखना पड़ता है। तो लिखते चलो, गिवन, ओके गिवन। तो गिवन में क्या क्या दिया है, मास दिया है कि नहीं 250 ग्राम, m इज इक्वल्स टू 250 ग्राम इज इक्वल्स टू, अभी हाँ देखो 250 ग्राम पे ही मत छोड़ दो, 0.25 ग्राम 0.25 kg लिखना है, ठीक है 0.25 kg, ओके हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, मास तो लिख लिया हमने, इसके बाद लिखना है हाँ वेलोसिटी भी दिया है, v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, ओके। नहीं ऐसा नहीं लिखना है, सोल्यूशन लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा। अगर ऐसे सोल्यूशन लिख दिया तो भी चलेगा, नहीं भी तो भी चलेगा। सोल्यूशन k e is equals to half mv², करेक्ट, इक्वल्स टू हाफ m क्या है 0.25, v क्या है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 इंटू हाफ होता है 2, तो इज इक्वल्स, अगर पूरा सॉल्व कर दे तो 0.5 होता है, 0.5 जूल्स। अच्छे से देख लो, 2 इंटू 2 बाई 2, 2 इंटू 2 विच इज स्क्वायर्ड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 0.25 इज 0.5 जूल्स। एंड आंसर में लिख सकते हो ऐसे, आंसर क्या क्वेश्चन क्या वैसे, 0.5 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस स्टेटमेंट ख़त्म कर दो। इतना छोटा आंसर है, मेरे ख्याल से 1 मार्क का होगा ऐसे आंसर्स। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, 500 kg वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। अभी इसका आंसर देख लेते हैं, क्या क्या लिखना है, गिवन लिखना है, गिवन क्या है, मास दिया गया है, मास इज इक्वल्स टू 500 kg, याद रखना सब कुछ ऐसा यूनिट्स में होना चाहिए, हाइट भी दे दिया है 10 मीटर्स, और क्या लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है, बस सोल्यूशन P डॉट E इज इक्वल्स टू mgh इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाइड बाई g क्या है, g है 9.8, यस g इज़ 9.8। याद रखना g का वैल्यू हमेशा 9.8 ही लेना, ठीक है। जब तक कि ना ऐसे क्वेश्चन पेपर में दे दे कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मतलब उसे मानो उस वैल्यू को, तब तक 9.8 ही मान लेना, ओके। 9.8 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज़ 10 मीटर्स, तो बस हो गया। क्या होगा ये 98 इंटू 500
इज इक्वल्स टू 8 0 0 8 5 जा 40 4 9 5 जा 45 49,000 क्या जूल्स, यस 49,000 जूल्स। बहुत ज़्यादा एनर्जी है पर ठीक है चलो। आंसर 49,000 जूल्स ऑफ पीई। ठीक है, तो समझ में आ गया ना पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या क्या है, समझ में आ गया। तो चलो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। और चूँकि आपने इतना देर पढ़ाई की है, एक अभी मीम एंजॉय करने का टाइम है। ओके, थैंक यू वेरी मच।